पॉजिटिविज्म से जब शिफ्ट कर रहे हैं तो हमें कुछ अंडरस्टैंडिंग करनी है कि किस तरीके से पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म काम करता है। देखिए, पॉजिटिविज्म पे ज़्यादातर मैं जैसे आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि साइंटिफिक हम चिल्ला रहे थे कि बस साइंटिफिक रिसर्च होनी चाहिए। बट पोस्ट पॉजिटिविज्म में हम मोर फोकस्ड हो रहे हैं इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पे। उसका बेस्ट एग्जाम्पल फिनोमिनोलॉजी है। तो बेसिकली फिनोमिनोलॉजी जो रिसर्च होता है वो उसमें फोकस करते हैं ना कि किस तरीके से इंडिविजुअल लेवल पे लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं। पहले तो हम साइंटिफिक बोल रहे थे रिसर्च करने के लिए पॉजिटिविज्म में कि हम केवल दुनिया को ऊपर से पढ़ेंगे कि दुनिया एक साथ क्या सोच रही है। फिनोमिनोलॉजी में हम फोकस कर रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हो। मतलब आपकी खुशी का मतलब मेरी खुशी से अलग हो सकता है। मतलब आप अपनी खुशी, हैप्पीनेस, अगर हम एक टर्म लें कि आपके लिए हैप्पीनेस क्या है, तो आपके लिए हैप्पीनेस शायद जॉब मिलना हो सकता है। एक छोटे बच्चे से पूछेंगे तो उसके लिए हैप्पीनेस चॉकलेट मिलना हो सकता है। तो हर किसी का पर्सनल थिंकिंग, पर्सनल एक्सपीरियंस अलग होता है और उसको समझना ज़रूरी है। फिनोमिनोलॉजी वहाँ फोकस करती है। जब हम बात करते हैं एथनोमेथोडोलॉजी की, तो बेसिकली इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो हम हमारी एवरीडे प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, एंड जो लैंग्वेज है वो किस तरीके से सोशल ऑर्डर बनाता है। सिंपल एग्जांपल देखिए कि आप जो घर पे भाषा यूज़ करते होगे, आप घर पे अपने दोस्तों से जो भाषा यूज़ करते होगे, वो घर पे और दोस्तों वालों में बहुत अंतर होगा। लेकिन अगर आप काम पे अपने बॉस से बात कर रहे हो तो वहाँ पे भाषा आपकी बहुत अलग होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भाषा है या हमारी जो एवरीडे प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत ही अलग अलग लेवल पे काम करती हैं और अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करती हैं। डिटेल में इन दोनों टॉपिक्स पे हम आगे के चैप्टर्स में डिस्कशन करेंगे, इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा टच नहीं कर रही हूँ। उसके अलावा भी बहुत सारी थ्योरीज पोस्ट पॉजिटिविज्म में आती हैं, जैसे कि पोस्ट मॉडर्निज्म। तो पोस्ट मॉडर्निज्म सबसे पहले क्वेश्चन करता है यूनिवर्सल ट्रुथ्स को। अब ज़्यादातर साइंटिस्ट क्या कह रहे थे पॉजिटिविज्म में कि हम एक ही थ्योरी बनाएंगे पूरी दुनिया के लिए। ये कहता है नहीं, एक थ्योरी तो काम ही नहीं करेगी। जो सच्चाई अमेरिका के लोगों के लिए होगी वो इंडिया के लिए अलग होगी। अब अमेरिका के लोग कास्ट सिस्टम नहीं समझ सकते पर भारत के लोग कास्ट सिस्टम समझ सकते हैं ना। तो इन लोगों ने कहा कि ये यूनिवर्सल जो ट्रुथ है ना, इस पर फोकस करना बंद करो, बिकॉज हर एरिया का अलग सच हो सकता है, हर एरिया के बिलीव अलग हो सकते हैं। ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंस पे फोकस करो। एक थ्योरी बना के सोसाइटी नहीं चल पाएगी। हमें समझना पड़ेगा कि समाज में बहुत ही अलग अलग प्रकार के लोग हैं, इसलिए उनके हिसाब से अलग अलग थ्योरीज होनी चाहिए। अब ग्लोबलाइजेशन की भी थ्योरी आती है, तो ये बेसिकली बात करती है कि किस तरीके से हम ग्लोबल लेवल पे, सेम मतलब जो ग्लोबलाइजेशन का होता है, ग्लोबल लेवल पे किस तरीके से हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और किस तरीके से ग्लोबल कल्चर एक बनता जा रहा है। अब सोशोलॉजी में कुछ पर्सपेक्टिव बहुत फेमस होने लगते हैं। सबसे मेजर पर्सपेक्टिव आपको देखने को मिलेगा जिससे शुरुआत होती है सोशोलॉजी की, वो है फंक्शनलिज्म। तो फंक्शनलिज्म ना बहुत हद तक सोसाइटी की पॉजिटिव बातें करता है। वो बोलता है कि क्राइम भी ज़रूरी है समाज के मेंटेनेंस के लिए। बेसिकली इस थ्योरी का मेजर आइडिया ये है कि समाज जो है वो अलग अलग कॉम्पोनेंट से मिलके बना है। जैसे हमारा शरीर अलग अलग कॉम्पोनेंट से बन के बना है ना। जैसे कि हमारा हार्ट का कुछ और काम है, ब्रेन का कुछ और काम है, हाथ का कुछ और काम है, पैर का कुछ और काम है। ऐसे ही समाज में जो कंपोनेंट है, जैसे परिवार हो गया, शादी हो गई, लॉ हो गया, ऑर्डर हो गया, एजुकेशन हो गया, इन सब के अलग अलग काम है। और इस साथ में जब आते हैं, जैसे शरीर में हमारे साथ में सारे ऑर्गन आते हैं तो हमारा शरीर चल पाता है, उसी तरीके से समाज में जो सारे कंपोनेंट होते हैं वो साथ आते हैं तो समाज चल पाता है। फंक्शनलिज्म वाले लोग हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करते हैं। अब आती है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। ये हमेशा नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करती है। वो क्वेश्चन करती है कि धर्म है तो वो अमीरों का बनाया हुआ है गरीबों को दबाने के लिए, पैसा है तो वो अमीरों का बनाया हुआ है गरीबों को दबाने के लिए। इनका बेसिकली कहने का मतलब होता है कि हमेशा समाज में इनइक्वालिटी रहती है। एक अमीर तबका और एक गरीब तबका होता है और गरीब लोगों को हमेशा सफ़र करना पड़ता है। ठीक है, एक्सचेंज थ्योरी जो है, इन सारी थ्योरीज को आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो। इस पे मेजर काम मिलनॉस्की का है। देखिए, जो फंक्शनलिस्ट थ्योरी उसमें डर्कहाइम हो गए, मर्टन हो गए, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी उसमें मार्क्स हो जाएंगे, इसमें मिलनॉस्की हो जाएंगे। तो ये बेसिकली ये बताते हैं कि कैसे समाज में जो हमारा इंटरेक्शन होता है, हम जब समाज में मिलते हैं, आपने देखा होगा कि हम शादियों में जाते हैं तो उनको गिफ्ट देते हैं। वो लोग हमारे यहाँ आते हैं तो गिफ्ट देते हैं, चाहे कहीं भी पार्टीज हो, चाहे कहीं भी कोई बड़ा ट्रांजेक्शन हो, तो हम गिफ्ट्स वगैरह देते रहते हैं। तो क्या होता है, बेसिकली हम अपने बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सिंपल टर्म्स, एक तो संबंध होता ही है जब हम गिफ्ट और एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से।
कोई आप रैंडम इंसान को रोड पे जाके गिफ्ट तो नहीं दे रहे हो ना। तो बेसिकली हम अपना संबंध बनाने के लिए और कहीं न कहीं हम कुछ देते हैं तो एक्सपेक्ट भी करते हैं कि इससे बेटर आएगा। तो इसके बारे में इनकी थ्योरी है, बाकी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज़्म आता है जिस पे ब्लूमर ने काम किया है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से जो हम सिंबल्स हैं और इंटरैक्शन है उससे हम मीनिंग बनाते हैं, ठीक है? आपने सिंपली देखा होगा रोड पे जाते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं, रेड लाइट। कुछ लिखा नहीं है आपके लिए कि रुको जाओ, कुछ नहीं लिखा, बट आप रेड लाइट से समझ जाते हो कि इसका मतलब रुकना है। उसके बारे में बात करें, कोहेंस की थ्योरी आती है जो जिसके बारे में पूरा चैप्टर है, पैराडाइम, पैराडाइम शिफ्ट। तो पैराडाइम क्या होता है एंड पैराडाइम शिफ्ट क्या होता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, पैराडाइम का सिंपल मतलब ये होता है कि एक तरीका, एक पाथ जो हमें साइंटिफिक मतलब इंक्वायरी करने के लिए अलाउ करता है, ठीक है? पैराडाइम्स क्या होते हैं? पैराडाइम को इस तरीके से समझ लीजिए, एक रास्ता है जिस पे आप जाएंगे तो अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हैं, ठीक है? इन्होंने जो अपनी साइंटिफिक डेवलपमेंट की थ्योरी है, यानी समाज में जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ है, साइंस आया है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है प्री साइंटिफिक, ठीक है? प्री साइंटिफिक में क्या होता है कि पास इतना कोई थ्योरी वगैरह बनाने का कोई सिस्टम नहीं था, साइंस इतना डेवलप नहीं था, बट हम थोड़ी बहुत थ्योरीज बना रहे थे कि हाँ, सूर्य ईस्ट से निकल रहा है, वेस्ट से निकल रहा है, इस तरीके से। फिर हमारा जब हम सेकेंड फेज में आते हैं, थोड़े मिच्योर हो जाते हैं, तो नॉर्मल साइंस डेवलप होके आता है, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हैं, एक फ्रेमवर्क हमारे दिमाग में बनने लगता है। अब पैराडाइम शिफ्ट कब आता है कि जब उन्हीं थ्योरीज को लोग क्वेश्चन करने लगते हैं और न्यू थ्योरीज बनने लगती है, ठीक है? अब देखिए, हम एक सिंपल थ्योरी लेते हैं कि पहले लोग सोचते थे कि जो अर्थ है ना वो सेंटर में है, ठीक है? और अर्थ जो सेंटर में है और सारे जो प्लैनेट है और सूर्य है उसके चक्कर लगा रहा है। ये पहले की, मान लीजिए कि साइंटिफिक एक थ्योरी थी नॉर्मल साइंस वाले फेज में, सेकेंड फेज में, ठीक है? कि जो अर्थ है वो सेंटर में है और सब उसके चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन जब पैराडाइम शिफ्ट होता है, यानी बदलाव आता है इस सोच में और एकदम हम साइंस को पुराने साइंस को क्वेश्चन करने लगते हैं, मोर लॉजिक लाते हैं, तो तो हमें पता चलता है कि सन एक्चुअली सेंटर में है और सब सारे जो प्लैनेट्स है उसके चक्कर लगा रहे हैं। ये होता है पैराडाइम शिफ्ट, जो बहुत ही एस्टैब्लिश थ्योरी है उन पे क्वेश्चन करना, ठीक है? अब सोशियोलॉजी का एग्जांपल लीजिए, जैसे मैंने बताया फंक्शनलिज्म ऐसी थ्योरी है जिसने सोशियोलॉजी को प्रारंभ किया था। समाज में वो लोग मानते थे कि हर चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है और इसी से समाज बनता है। लेकिन उसके बाद बहुत सारी थ्योरीज़ आती है, जैसे कार्ल मार्क्स की कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी आती है, वो कहती है कि नहीं, जैसे फंक्शनलिज्म लोग कहते हैं कि धर्म का होना बहुत आवश्यक है, लेकिन वहीं पे कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी आके कहती नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है धर्म का, धर्म तो लोगों को दबाने के लिए बनाया गया है। तो इस तरीके से जब शिफ्ट होता है ना, बहुत ही स्टैब्लिश कोई थ्योरी, एकदम जानी मानी थ्योरी, उसमें कोई शिफ्ट होता है, तो हम उसे बोल देते हैं पैराडाइम शिफ्ट, कि एकदम बदलाव आ गया सोच में, ठीक है? अब मुझे पता नहीं है, क्योंकि अगर आप मान के चलिए कि आपने डार्विनियन थ्योरी पढ़ी होगी कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, या मतलब हम लोग जो है वो अपने अंदर बदलाव लाते रहते हैं समाज में टिकने के लिए या सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए। आपने डार्विनियन की थ्योरी पढ़ी होगी। इससे पहले जो थ्योरीज थी वो मानती थी कि हम जो स्पीसीज है ना वो परफेक्ट क्रिएशन है और हमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन डार्विनियन थ्योरी आती है तो वो कहते हैं कि नहीं, इन्हीं स्पीसीज में, मतलब जो भी जानवर है, इंसान है, उसमें भी ऐसे बदलाव और समाज समय के साथ चेंज आना लाना पड़ेगा कि हम समाज में चल सके, ठीक है? अगर आप बहुत पुरानी सोच रखोगे या आपकी जीन्स में बदलाव नहीं होगा, मतलब कोविड में काफ़ी लोगों को आपने देखा कि डेथ हो गई। तो रीज़न क्या था कि उनका जो जीन्स थे वो उस अटैक को संभाल नहीं पाए, लेकिन कई लोगों को कोविड हुआ, वो बच गए। तो क्या हुआ, इसमें जो फिटेस्ट था वो सर्वाइव कर गया, जो नहीं फिट था वो सर्वाइव नहीं कर पाया, उसी की बात है, ठीक है? तो कुछ चैलेंजेस भी हैं सोशियोलॉजिकल थ्योरीज के लिए, कि एक तो डेटा बहुत ज़्यादा है, आप सोशियोलॉजी में कभी भी रिसर्च करने जाएंगे तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, बिकॉज आप इंसान के ऊपर वो कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। बहुत जल्दी जल्दी समाज में बदलाव आता है, तो साइंटिस्ट कितना अपने अंदर बदलाव लाए कि समाज को पढ़ सके, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं सोशियोलॉजी में। एंड आपको कुछ भी समझना आया तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। जल्दी ही मैं 4th चैप्टर का वीडियो भी ला रही हूँ, तो स्टे ट्यून्ड।